हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 की वैकेंसी आ गई है। आप सब लोग जिनका नेट क्वालिफाई हो चुका है वो 25 जुलाई तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस चैनल के माध्यम से PYQ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि लेटेस्ट एग्ज़ाम 2020, 21, 22, 23 में आरपीएससी पीजीटी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी सेट, नेट जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें प्रीवियस ईयर पेपर पर किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें उनके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से यह पता चलता है कि पेपर की शैली कैसी है और क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर हमारे वीडियो और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सीक्वेंस से सभी क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे इकट्ठे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि 4 अक्टूबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था सांस्कृतिक कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है। यह किसने कहा था? हमारा आंसर है डेविड बिडने। हमारा आंसर है डेविड बिडने। संस्कृति को हम देख लेते हैं। डेविड बिडने जी ने संस्कृति को कृषि तथ्यों यानी कि एग्रोफैक्ट और प्राविधिक तथ्यों यानी कि आर्टिफैक्ट और सामाजिक तथ्य सोशियो फैक्ट और मानसिक तथ्य यानी कि मेंटी फैक्ट, तो इनमें इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। कभी कभी इसको क्रम में दे देता है और पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो हम इसको याद कर लेते हैं कि एग्रोफैक्ट, आर्टिफैक्ट, सोशियो फैक्ट और मेंटी फैक्ट। इसको हमने एक ट्रिक से भी याद किया है, ASAM। इसको शॉर्ट में आप लोग याद कर लीजिए। ए से एग्रोफैक्ट, S से सोशियो फैक्ट, A से आर्टिफैक्ट्स और M से मेंटी फैक्ट। तो इसको असम भी पढ़ सकते हैं, असम बिडने ऐसे करके इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का स्वरूप नहीं है? तो समायोजन का कौन सा स्वरूप नहीं है? हमारा आंसर है झगड़ा। समझौता है, मध्यस्थता है, सहनशीलता है, पर झगड़ा समायोजन का तथ्य नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 प्रकार की सोशल प्रोसेस होती हैं। सामाजिक प्रक्रिया 2 प्रकार की होती हैं, एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और दूसरी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। तो जो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत सहयोग आता है, सात्मीकरण आता है, समायोजन आता है और एकीकरण आता है। तो जो ये हमारा समायोजन है इसके कई तरीके बताए हैं। एक गिलिन महोदय जी थे, गिलिन ने इन्होंने समायोजन के कई तरीके बताए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि शक्ति या बल प्रयोग के द्वारा, समझौते के द्वारा, सहिष्णुता के द्वारा, मत परिवर्तन, निर्मलीकरण या शोधन, सब्लिमेशन कहते हैं जिसको, निर्मलीकरण या शोधन, सब्लिमेशन, और विवेकीकरण भी बताया, और पंच निर्णय या मध्यस्थता। तो इतने तरीकों द्वारा इन्होंने बताया कि समायोजन को हम कर सकते हैं।
तो उसमें जो है इसमें समझौता है, मध्यस्थता है, सहनशीलता है, पर झगड़ा नहीं है। और एक जो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया होती है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, तो उसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और प्रतिकूलता आते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि कौन से इसमें से सहयोगी प्रक्रिया नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलता, और एक दे देगा कि एकीकरण। तो पूछ लेगा कि कौन सा असहयोगी प्रक्रिया नहीं है, तो असहयोगी कौन सा नहीं है, तो एकीकरण नहीं होगा, क्योंकि एकीकरण सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। और प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलता, ये सब असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक लेस्ली व्हाइट महोदय थे, इन्होंने 5 तरीके बताए हैं। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया जो है उसके अंतर्गत जो समायोजन आता है, ये समायोजन आता है, इसके 5 तरीके बताए हैं। लेस्ली व्हाइट ने 5 तरीके बताए हैं। समायोजन या व्यवस्थापन, इसे क्वेश्चन बना है कि व्यवस्थापन के 5 तरीके लेस्ली व्हाइट ने कौन कौन से बताए हैं। तो इनमें है विराम संधि, समझौता, मध्यस्थता, सर्वोपरि व्यवस्था, और 5वां है बर्दाश्त। विराम संधि, समझौता, मध्यस्थता, सर्वोपरि व्यवस्था और बर्दाश्त, ये 5 तरीके इन्होंने व्यवस्थापन या समायोजन के बताए हैं। कौन? लेस्ली व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 3, समाजशास्त्र के 2 भागों के रूप में सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की चर्चा किसने की? तो इसको तो हम सभी लोग जानते हैं कि सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की चर्चा अगस्त कॉम्ट जी का है, जो कि समाजशास्त्र के पिता हैं। इन्होंने समाज की स्थिति की जो बात करते हैं वो सामाजिक संरचना से संबंधित बताते हैं। किससे? सामाजिक संरचना से। जो सामाजिक स्थितिकी है इसको सामाजिक संरचना से संबंधित बताते हैं, और जो सामाजिक गतिकी है वो समाज के विकास या प्रगति से संबंधित बताते हैं। जो सामाजिक गतिकी है ये समाज के विकास और प्रगति से संबंधित मानते हैं। इन्होंने कहा था कि मानव समाज का विकास समाजों में हुई प्रगति के साथ होता है। इन्होंने कहा था कि मानव समाज का विकास समाजों में हुई प्रगति के साथ साथ होता है। तो यह विचार इन्होंने जो फ्रांस के दार्शनिक कंडोरसेंट थे उससे ग्रहण किया था कि जो मानव समाज का विकास होता है वो समाज में प्रगति के साथ साथ होता है। तो यह जो कॉन्सेप्ट था, यह जो विचार था, इन्होंने फ्रांस के दार्शनिक कंडोरसेंट से ग्रहण किया था। किसने? अगस्त कॉम्ट महोदय जी ने। अगस्त कॉम्ट महोदय जी ने विज्ञानों के वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि इन्होंने सेंट साइमन से लिया था। किससे लिया था? क्वेश्चन बना है कि कॉम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण किससे ग्रहण किया, तो उसको इन्होंने सेंट साइमन से लिया था। और इन्होंने एक मानवता का धर्म का कॉन्सेप्ट दिया था, मानवता का धर्म का सिद्धांत दिया था, जो कि इनकी पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पॉजिटिव पॉलिटी कितने खंडों में प्रकाशित है, तो पॉजिटिव पॉलिटी 4 खंडों में प्रकाशित है। और एक इनकी पॉजिटिव फिलॉसफी बुक है, वो भी पूछ लेता है कि कितने खंडों में है, तो पॉजिटिव फिलॉसफी 6 खंडों में, पॉजिटिव पॉलिटी 4 खंडों में और पॉजिटिव फिलॉसफी 6 खंडों में। और इन्होंने जो मानवता का धर्म का कॉन्सेप्ट है, ये इन पर उसका प्रभाव एक क्लोटाइन डिवाक्स महोदय थे, उनसे ये काफ़ी प्रभावित हुए, और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने मानवता के धर्म का सिद्धांत दिया था। और इस मानवता के धर्म का सिद्धांत अपनी पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी में दिया था। और इसी पॉजिटिव पॉलिटी बुक की आलोचना एक जॉन स्टुअर्ट मिल थे, उन्होंने की थी। पॉजिटिव पॉलिटी बुक की आलोचना जॉन स्टुअर्ट मिल ने की थी और कहा कि समस्त प्रत्यक्षवादी चिंतकों में कॉम्ट सबसे कम प्रत्यक्षवादी थे। कॉम्ट की आलोचना करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि समस्त प्रत्यक्षवादी चिंतकों में कॉम्ट सबसे कम प्रत्यक्षवादी थे। क्वेश्चन नंबर 4, किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है? किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है? तो हमारा आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जी ने कहा समाज को जैव सादृश्यता के रूप में माना है।
इन्हें हर्बर्ट स्पेंसर जी को सेकंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का दूसरा पिता स्पेंसर जी को कहा जाता है। प्रथम पिता अगस्त कॉम्ट जी हैं, पर सेकंड फादर हर्बर्ट स्पेंसर जी हैं। इन पर कई लोगों का प्रभाव पड़ा था। हर्बर्ट स्पेंसर जी पर कई लोगों का प्रभाव पड़ा था, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव एक एडम स्मिथ थे, जिनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक थी एडम स्मिथ जी की, और इन्होंने एक हस्तक्षेप नीति का कॉन्सेप्ट दिया था, लेसेज फेरे पॉलिसी। हस्तक्षेप नीति का कॉन्सेप्ट, लेसेज फेरे पॉलिसी जिसे कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट दिया था। उससे हर्बर्ट स्पेंसर जी काफ़ी प्रभावित थे, इसीलिए हस्तक्षेप की नीति के ये समर्थक थे। हर्बर्ट स्पेंसर जी एडम स्मिथ से प्रभावित थे, तो ये जो है हस्तक्षेप नीति के समर्थक थे। हस्तक्षेप नीति से यानी कि लेसेज फेरे पॉलिसी से तात्पर्य होता है कि सरकार के राजनीतिक नियंत्रण से आर्थिक क्षेत्र को पृथक रखा जाए। मतलब जो आर्थिक क्षेत्र हो उस पर सरकार का नियंत्रण ना हो, उसी का लेसेज फेरे पॉलिसी का यही तात्पर्य है कि सरकार का जो वो होता है, नियंत्रण होता है, वो आर्थिक क्षेत्रों पर ना रहे। इन पर हर्बर्ट स्पेंसर जी पर चार्ल्स डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। चार्ल्स डार्विन जी के उद्विकास सिद्धांत का इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था, और प्राकृतिक प्रवरण व सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का भी प्रभाव इन पर काफ़ी पड़ा था। इसीलिए एक जूलियन हक्सले महोदय थे, इन्हें डार्विन का बुलडॉग कहा। क्या कहा? क्वेश्चन बना है कि डार्विन का बुलडॉग हर्बर्ट स्पेंसर को किसने कहा? तो जूलियन हक्सले ने कहा। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन के उद्विकास को सामाजिक उद्विकास के साथ संबंधित किया, इसलिए इन्हें सामाजिक उद्विकास का जनक कहा जाता है। उद्विकास का जनक पूछा जाए तो चार्ल्स डार्विन, और सामाजिक उद्विकास का जनक पूछा जाए तो हर्बर्ट स्पेंसर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि डार्विन का प्रभाव पड़ा हुआ था, तो किसने दिया है? तो आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, किसका कथन है कि यांत्रिक सुदृढ़ता सादृश्य की सुदृढ़ता है? यांत्रिक सुदृढ़ता सादृश्य की सुदृढ़ता है, या किसने कहा? आंसर है इमाइल दुर्खीम। यहाँ दुर्खीम होगा, इमाइल दुर्खीम। इन्होंने समाज में 2 प्रकार की एकता बताई। कितने प्रकार की एकता? 2 प्रकार की। एक स्वाभाविक एकता, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, और एक यांत्रिक एकता, मैकेनिकल सॉलिडरिटी। इसका कॉन्सेप्ट इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। उसी बुक में इन्होंने यांत्रिक एकता और सामाजिक एकता का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने यांत्रिक एकता और सामाजिक एकता को यांत्रिक समाज यानी कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा, और स्वाभाविक समाज को इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा। यांत्रिक समाज को प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा, पूर्व औद्योगिक समाज, और स्वाभाविक समाज को इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि औद्योगिक समाज कहा। तो इसमें जो यांत्रिक एकता है, इन्होंने बताया एक स्वाभाविक एकता और यांत्रिक एकता। तो जो यांत्रिक एकता है वह समरूपता पर आधारित होता है, यानी कि होमोजेनिटी कहा इन्होंने। इमाइल दुर्खीम ने कहा कि जो यांत्रिक सुदृढ़ता होती है उसमें समरूपता पाई जाती है, यानी कि होमोजेनिटी पाई जाती है। इसमें जो यांत्रिक एकता होती है इसमें समान चेतना होती है, समान चेतना या सामूहिक चेतना होती है, जनमत का प्रभाव पाया जाता है यांत्रिक समाज में। क्वेश्चन नंबर 7, अभिजात वर्ग को प्लेटो ने विभाजित किया है।
पेरेटो ने जो अभिजात वर्ग का कॉन्सेप्ट दिया है तो उन्होंने उसको किस में विभाजित किया है? शासक और गैर शासक में, राजनीतिक और आर्थिक में, धार्मिक और गैर धार्मिक में, परंपरागत और आधुनिक में। तो हमारा आंसर है शासक और गैर शासक वर्ग में। पेरेटो जी कहाँ के निवासी थे? तो ये इटली के निवासी थे। इनकी बुक पूछी जाती है एग्जाम में कि माइंड एंड सोसाइटी बुक किसकी है, तो वो विल्फ्रेडो पेरेटो की है। अभिजन का चक्रीय सिद्धांत इन्होंने कहाँ से लिया? जो ये अभिजन है, इलीट वर्ग का सिद्धांत इन्होंने कहाँ से लिया? तो एक जर्मन विचारक थे, जर्मन विचारक मिचेल्स थे, उनकी एक बुक थी द रूलिंग क्लास। मिचेल्स की बुक थी द रूलिंग क्लास, तो वहीं से इन्होंने अभिजन का चक्रीय सिद्धांत ग्रहण किया। किसने? पेरेटो ने। इनका जो अभिजन वर्ग है, जो ये इलीट वर्ग है, इलीट क्लास है, इससे तात्पर्य एक विशेष क्षेत्र का विशेष व्यक्ति होता है। क्या होता है? जो अभिजात वर्ग है यानी कि इलीट क्लास है, वह एक विशेष क्षेत्र का एक विशेष व्यक्ति होता है। तो चाहे वह व्यक्ति पॉलिटिक्स में हो या क्रिकेटर हो या बिजनेसमैन हो, तो वह किसी विशेष क्षेत्र से संबंध रखता है। उसी को इन्होंने अभिजन वर्ग कहा यानी इलीट क्लास कहा। ये मुसोलिनी से काफ़ी प्रभावित थे। एक मुसोलिनी थे जो कि फांसीवाद के समर्थक थे, तो उनसे ये काफ़ी प्रभावित थे। और ये जो है मैकियावेली से भी काफ़ी प्रभावित थे। तो जो मैकियावेली थे उनकी एक पुस्तक थी द प्रिंस। द प्रिंस बुक में जो इनकी मैकियावेली की द प्रिंस बुक थी, उसमें इन्होंने उसमें जो है राजनैतिक क्षेत्र जो बताए हैं मैकियावेली ने, तो उसमें ये शेर और लोमड़ी का एक कॉन्सेप्ट दिया है पेरेटो ने, तो वो मैकियावेली से प्रभावित होकर दिया है। जो इन्होंने शेर और लोमड़ी का कॉन्सेप्ट दिया है तो वो मैकियावेली की द प्रिंस बुक से इन्होंने ग्रहण किया है पेरेटो ने। और इन्हें मुसोलिनी ने इन्हें बुर्जुआई मार्क्स कहा है। मुसोलिनी ने इन्हें बुर्जुआई मार्क्स कहा है। किसको? विल्फ्रेडो पेरेटो को मुसोलिनी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन किसने कहा? क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन किसने कहा? तो हमारा आंसर है कार्ल मार्क्स। प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी? प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बुक किसने लिखी? तो ये बुक है मैक्स वेबर जी की। इनकी ये बुक 1905 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1905 में लिखी गई। आजकल जो एग्ज़ाम का ट्रेंड चल गया है कि जो थिंकर हैं उनकी बुकों को दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इनकी सही क्रोनोलॉजी क्या है, कि मतलब कौन सी बुक कब लिखी गई, तो उनको सीक्वेंस में लगाइए। तो हमको अब बुकों के साथ साथ उनको ईयर को भी याद करना पड़ेगा। तो इनकी कुछ बुकें और हैं कि जैसे द रिलीजन ऑफ चाइना जो कि 1915 में लिखी हैं, द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916 में लिखे हैं। ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं, तो इनको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा क्योंकि उनका क्रम पूछ ले रहा है हर एग्ज़ाम में, चाहे नेट का हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ज़्यादातर तो नेट में ही पूछा जा रहा है क्रम, तो इसको क्रम से याद करना पड़ेगा। और इनकी कुछ और पुस्तकें हैं। एक इनकी बुक है जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये भी मैक्स वेबर की बुक है। एंशिएंट ज्यूडिज्म, ये भी इनकी एक बुक है। और एक इनकी बुक है द रैशनल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। तो ये ऐसी बुकें हैं जो काफ़ी चर्चित नहीं हैं, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाएं, तो इसलिए मैंने इन बुकों को यहाँ पर रखा। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की आधिकारिक परिभाषा किस वर्ष में प्रयुक्त हुई? ब्रटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की आधिकारिक परिभाषा किस वर्ष में प्रयुक्त हुई? हमें यहाँ पे ईयर बताना है।
तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए 1987। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? हमारा आंसर है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्रमुखता दी गई थी। किसको? कृषि को। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा है कि कब शुरू हुई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1969 से 1974 के बीच चली थी। 1969 से 1974 के बीच चली थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो थीम रखी गई थी, जो टारगेट रखा गया था, उसमें स्थिरता के साथ आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया था। क्या रखा गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन बहुत बार बना है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी? तो 1974 से 1979 तक। 1974 से 1979 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। क्वेश्चन ये भी बना है कि गरीबी हटाओ और बेरोजगारी का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ और बेरोजगारी से संबंधित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी। ये दोनों 5वीं और 6वीं बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा और गरीबी हटाओ और बेरोजगारी साथ साथ में जब दोनों रहेगा तो वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में रहेगा, जो कि 1980 से 1985 के बीच में चली थी। और जब केवल गरीबी हटाओ का नारा रहेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2012 से 2017 के बीच चली थी। 2012 से 17 तक चली थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 12वीं। और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसमें वो लक्ष्य रखा गया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था, थीम था, तीव्र सतत एवं समावेशी विकास। तीव्र सतत एवं समावेशी विकास का लक्ष्य इसमें रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से लिया गया था, तो रूस से लिया गया था। अब जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम थी, उसको समाप्त कर दिया गया। अब इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से नीति आयोग का गठन किया गया, जो कि 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, थियोडोर लैविट ने किस शब्द को लोकप्रियता दिलवाई? थियोडोर लैविट ने किस शब्द को लोकप्रियता दिलवाई थी? किस शब्द को? वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण, निजीकरण या उदारीकरण? हमारा आंसर है वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक ऑप्शन है C.W. मिल्स, R. मिशेल्स, G. मॉस्का, B. पैरेटो। हमारा आंसर है ऑप्शन 4 पैरेटो।
एक इन्हीं से मिलती जुलती पुस्तक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये बुक जॉर्ज हर्बर्ट मीड जी द्वारा लिखी गई थी। और एक माइंड इन सोसाइटी बुक है। माइंड इन सोसाइटी राधा कमल मुखर्जी जी द्वारा लिखी गई है। माइंड इन सोसाइटी का पूरा नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी माइंड इन सोसाइटी। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी माइंड इन सोसाइटी। तो कभी कभी पूरा नाम ना देकर यही पूछ लेता है कि माइंड इन सोसाइटी, तो कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पे। तो ये जो है माइंड इन सोसाइटी ये राधा कमल मुखर्जी जी की पुस्तक है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये हर्बर्ट मीड जी की पुस्तक है। और माइंड एंड सोसाइटी द माइंड एंड सोसाइटी ये पैरेटो जी की है। क्वेश्चन नंबर 14, नातेदारी में वर्गात्मक व वर्णात्मक संज्ञाएं दी है, किसने दी है? नातेदारी में वर्गात्मक व वर्णात्मक संज्ञाएं किसने दी हैं? ऑप्शन है एस सी दुबे, आंद्रे वेत्ते, टायलर या मॉर्गन। तो हमारा आंसर है एल.एच. मॉर्गन। मॉर्गन ने दिया है वर्गात्मक व वर्णात्मक नातेदारी की संज्ञा मॉर्गन ने दी है। ये लुइस हेनरी मॉर्गन पहले विद्वान थे जिन्होंने नातेदारी शब्दावलियों का व्यवस्थित अध्ययन किया था। किसका? नातेदारी शब्दावलियों का व्यवस्थित अध्ययन किया था। ये न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका के इराक्यूज जनजाति, एक अमेरिका की इराक्यूज जनजाति है, उसका जीवन पर्यंत अध्ययन किया था इन्होंने। किसने? मॉर्गन ने। नातेदारी शब्द को समझने के लिए शब्दावली के अध्ययन को इन्होंने राजमार्ग बताया। नातेदारी शब्द को समझने के लिए इस शब्दावली के अध्ययन को इन्होंने राजमार्ग बताया। किसने? मॉर्गन ने। इन्होंने वर्गात्मक संज्ञाएं जो क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी दी है, वर्गात्मक संज्ञाएं क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी जो इन्होंने दी है, उससे यह तात्पर्य है कि एक शब्द होता है जिसका प्रयोग कई लोगों के लिए किया जा सके, तो उसे वर्गात्मक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गात्मक संज्ञा, की जो कि एक शब्द होता है लेकिन उस शब्द का प्रयोग कई लोगों के लिए किया जाता है। तो उदाहरण के लिए असम के एक सोमनागा जनजाति हैं, असम के सोमनागा जनजाति, वो अजा शब्द को, अजा शब्द है एक, उसका प्रयोग कई लोगों के लिए करते हैं। अजा शब्द का प्रयोग कई लोगों के लिए करते हैं, जिसमें माँ के लिए भी करते हैं, चाची मौसी के लिए भी करते हैं। तो इसलिए इन्होंने मॉर्गन ने बताया कि जब एक शब्द हो और उस शब्द से कई लोगों के लिए प्रयोग किया जाए तो उसे वर्गात्मक नातेदारी या वर्गात्मक संज्ञा कहते हैं। और वर्णात्मक नातेदारी, वर्णात्मक संज्ञा या डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी किसे कहते हैं? तो वर्णात्मक एक विशिष्ट शब्द, जो विशिष्ट शब्द होता है उन्हीं व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जिनके संदर्भ में हम संबोधित करते हैं। एक ही शब्द होता है और एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जिनको कि हम संबोधित करते हैं। जैसे कि पिताजी, तो पिताजी को हम केवल एक ही व्यक्ति को पिताजी कहेंगे, बाकी किसी को हम पिताजी नहीं कहेंगे। तो उसको इन्होंने मॉर्गन ने वर्णात्मक संज्ञाएं या डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी बताया। और जैसे माँ हुआ, माँ भी एक ही लोगों के लिए, तो वो भी जो है वर्णात्मक संज्ञा में आएगी। माँ, बेटी हुआ, पुत्र हुआ, ये सब किस में आएंगे? वर्णात्मक संज्ञा में आएंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए जब प्रयुक्त होगा तब उसको वर्णात्मक कहेंगे और वर्गात्मक उसको कहेंगे जो एक शब्द का प्रयोग कई लोगों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार। धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार किस तरीके का होता है? परंपरागत होता है, नौकरशाही होता है, बुद्धि संगत होता है या विधिक होता है? तो किस तरह का होता है? परंपरागत होता है।
मैक्स वेबर महोदय जी थे जिन्होंने सत्ता के 3 प्रकार बताए। किसने? मैक्स वेबर जी ने सत्ता के 3 प्रकार बताए। एक पारंपरिक सत्ता, एक करिश्माई सत्ता और तीसरा तार्किक या विधिक सत्ता बताते हैं। पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, तार्किक या विधिक सत्ता। तो जो पारंपरिक सत्ता होती है ये परंपरागत इसको कहते हैं। जो पारंपरिक सत्ता होती है इसमें पिता की सत्ता को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है और इसमें वृद्धों के सम्मान पर बल दिया जाता है। किसमें? परंपरागत सत्ता में वृद्धों के सम्मान पर बल दिया जाता है। अतिथि सत्कार की भावना प्रबल होती है। किसमें? परंपरागत सत्ता में। और जो इनका था मैक्स वेबर का दूसरा करिश्माई सत्ता, तो करिश्माई सत्ता जो होता है इसमें व्यक्ति की कोई विशेष गुण, प्रतिभा या क्षमता होती है जो किसी को भी अपने बातों या विचारों से प्रभावित कर सके, उसको करिश्माई सत्ता के अंतर्गत इन्होंने रखा। जो एक व्यक्ति होता है प्रतिभावान होता है, वो अपने विचारों से अपना अनुयायी बनाने की क्षमता रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को इन्होंने करिश्माई सत्ता के अंतर्गत रखा है। और जो इनका तार्किक सत्ता है, तार्किक या विधिक सत्ता है, उसको इन्होंने उसके संदर्भ में इन्होंने वो नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी को बताया है। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी को बताया है और कहते हैं कि इसमें व्यक्ति अपनी क्षमता व योग्यता के आधार पर किसी भी परीक्षा को पास करके कोई वैधानिक पोस्ट या पद प्राप्त करता है, उसे हम तार्किक सत्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा कारक द्वंद्ववादी विश्लेषण से संबंधित नहीं है? कौन सा कारक द्वंद्ववादी विश्लेषण से संबंधित नहीं है? वाद, प्रतिवाद, अतिरिक्त मूल्य, संवाद। तो हमारा आंसर है अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य किसका कॉन्सेप्ट है? तो ये मार्क्स जी का कॉन्सेप्ट है, कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है ये अतिरिक्त मूल्य। बाकी वाद, प्रतिवाद, संवाद ये जो है ये हीगल ने दिया है। हीगल ने दिया है वाद, प्रतिवाद और संवाद। क्वेश्चन में इसको पूछ लेता है क्रम से कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो जैसे थीसिस इसको कहते हैं, कभी कभी इंग्लिश में ही दे देता है, वाद, प्रतिवाद, संवाद ना रख के थीसिस, सिंथेसिस और एंटीथीसिस। तो वाद, संवाद और प्रतिवाद ये इसका क्रम है। वाद, संवाद और प्रतिवाद, इसको थीसिस, सिंथेसिस और एंटीथीसिस कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हीगल ने दिया है। हीगल ने द्वंद्ववाद का कॉन्सेप्ट दिया है। किसका? द्वंद्ववाद का कॉन्सेप्ट हीगल ने दिया है और इन्हीं हीगल से द्वंद्ववाद का कॉन्सेप्ट लेकर कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का कॉन्सेप्ट हीगल से ग्रहण करके कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, विचलित उपसंस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या किसने दी है? विचलित उपसंस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या किसने दी है? ऑप्शन है क्लिनार्ड, कोहेन, दुर्खीम या मर्टन। हमारा आंसर है कोहेन, अल्बर्ट कोहेन। किसने दिया विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत? तो अल्बर्ट कोहेन ने दिया। विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत अल्बर्ट कोहेन ने अपनी पुस्तक डेविएंस एंड कंट्रोल डेलिक्वेंट बॉयज़ में दिया। किस पुस्तक में? डेविएंस एंड कंट्रोल डेलिक्वेंट बॉयज़ में दिया विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत कोहेन ने। इन्होंने अपराध में परिस्थिति वंचना की अवधारणा का प्रयोग किया। किसने? अल्बर्ट कोहेन ने अपराध में परिस्थिति वंचना की अवधारणा का प्रयोग किया। वैसे सापेक्षिक वंचना का जो कॉन्सेप्ट है वो यानी कि तुलनात्मक अभावबोध का सर्वप्रथम प्रयोग स्टाउफर महोदय ने दिया था। तुलनात्मक अभावबोध या उसको सापेक्षिक वंचना कहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट स्टाउफर महोदय जी थे, उन्होंने दिया था और बाद में रॉबर्ट के मर्टन ने इस पे ज़्यादा अध्ययन किया था सापेक्षिक वंचना पर। लेकिन परिस्थिति वंचना की अवधारणा का प्रयोग अल्बर्ट कोहेन ने किया। किसने किया? अल्बर्ट कोहेन ने। विचलित उपसंस्कृति समाज की मुख्य धारा के लक्ष्यों का और नियमों को उलट देता है। विचलित उपसंस्कृति जो होता है वो समाज की जो मुख्य धारा होती है उसके लक्ष्यों और नियमों को उलट देता है। अच्छा, विचलित उपसंस्कृति का कॉन्सेप्ट एक और लोग हैं उन्होंने दिया है। तो अगर कोहेन हैं तो कोहेन को सबसे पहले माना जाएगा और एक हैं क्लोवार्ड व्हेलिन महोदय जी। क्लोवार्ड व्हेलिन महोदय जी हैं, उन्होंने भी
विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत दिया है? तो उनकी एक पुस्तक है, क्लोवार्ड व्हेलिन की एक पुस्तक है डेलिक्वेंटी योम अपॉर्चुनिटी। डेलिक्वेंटी योम अपॉर्चुनिटी बुक है क्लोवार्ड व्हेलिन की। उसी बुक में इन्होंने विचलित उपसंस्कृति का कॉन्सेप्ट दिया है। यह विभेदक अवसरों का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदक अवसरों का सिद्धांत कहा जाता है। क्लोवार्ड व्हेलिन का जो सिद्धांत है इसे विभेदक अवसरों का भी सिद्धांत कहा जाता है, जो कि विचलित उपसंस्कृति से संबंधित है। क्लोवार्ड व्हेलिन दो तरीके की संरचना की बात भी करते हैं। क्लोवार्ड व्हेलिन महोदय जो हैं वो दो तरीके की संरचना बताते हैं, एक वैध अवसरों की संरचना और दूसरा अवैध अवसरों की संरचना। वैध अवसरों की और दूसरा अवैध अवसरों की संरचना कौन बताते हैं? क्लोवार्ड व्हेलिन जी। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है? इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है? तो हमारा आंसर है द्वंद्वात्मक सिद्धांत। द्वंद्वात्मक सिद्धांत का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो कार्ल मार्क्स ने दिया है, और वो कहते हैं कि संघर्ष और क्रांति के द्वारा ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। कौन कहता है? कार्ल मार्क्स जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पेरेटो ने शासक एवं अशासक अभिजन की धारणा कहाँ से ली? पेरेटो ने शासक एवं अशासक की अवधारणा कहाँ से ली? रूलिंग एवं नॉन रूलिंग एलीट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया इन्होंने? रूलिंग एंड नॉन रूलिंग एलीट का कॉन्सेप्ट पेरेटो ने कहाँ से लिया? ऑप्शन है सेंट साइमन, सी राइट मिल्स, मैकियावेली, सिगमंड फ्रायड। तो कहाँ से लिया इन्होंने? सेंट साइमन से लिया। मैकियावेली से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैकियावेली से इन्होंने शेर और लोमड़ी का कॉन्सेप्ट लिया था। किसका? तो शेर और लोमड़ी का कॉन्सेप्ट लिया था पेरेटो ने। और अभिजन की धारणा, शासक एवं अशासक अभिजन की धारणा, ये किससे लिया? तो सेंट साइमन से लिया। क्वेश्चन नंबर 20, सांप्रदायिकता औपनिवेशिक ज्ञान का एक रूप है। सांप्रदायिकता औपनिवेशिक ज्ञान का एक रूप है। यह स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन है ज्ञानेंद्र पांडे, के.एम. पडिक्कर, महबूब उल हक, पॉल वरान। हमारा आंसर है ज्ञानेंद्र पांडे। तो फ्रेंड्स, आज इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाकी जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उसको हम अगले प्रैक्टिस सेट में लाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।